हेलो गाइस, तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे क्रिस्टल और स्टडी चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2 नेगोशिएशन एंड लीडरशिप का। तो यूनिट 2 में हम क्या पढ़ेंगे? मैनेजिंग क्रिटिकल मूवमेंट इन नेगोशिएशन। तो नेगोशिएशन में किस तरह के क्रिटिकल मूवमेंट आते हैं, हम उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो व्हाट इज़ नेगोशिएशन? तो नेगोशिएशन क्या होता है? नेगोशिएशन इज़ अ टॉक बिटवीन टू और मोर पीपल। जब दो से ज़्यादा लोग जब एक ही चीज़ के लिए अग्री करते हैं, नेगोशिएट करके, बातचीत करके, तो उसे क्या कहते हैं? नेगोशिएशन कहते हैं। यहाँ पे हम लोग अपना आइडियाज़ को देते हैं, अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को रखते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं एक दूसरे की हैप्पीनेस के बारे में, कि जिससे दोनों ही पीपल्स एग्री हो जाएं। तो नेगोशिएशन जो होता है वो कहीं ना कहीं हैपन होता है हमारे किसमें? बिजनेस में, पॉलिटिक्स में, रिलेशनशिप में और डेली लाइफ में सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम्स को, ताकि हम लोग डिसीजन ले सकें एक साथ। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। टाइप ऑफ नेगोशिएशन। तो हम यहाँ पे देखेंगे टाइप ऑफ नेगोशिएशन। तो यहाँ पे होता है हमारा 5 टाइप का नेगोशिएशन है। पहला आता है कॉम्पिटिटिव नेगोशिएशन, जिसमें कि हम क्या बात करेंगे कॉम्पिटिटिव अप्रोच में, कि विन और लूज़ के बारे में। कोलैबोरेटिव अप्रोच में आता है विन विन के बारे में। कंप्रोमाइजिंग अप्रोच में है आपका कि किस तरह से आप लोग रीच कर सकते हैं एक ही ग्राउंड पे, सॉल्यूशंस क्या निकल के आएंगे, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। 4th पॉइंट आता है आपका अवॉइड करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह से हम अवॉइड कर सकते हैं। पॉइंट आपका आता है अकोमोडेटिंग अप्रोच। ठीक है, जिसमें से हम लोग देखेंगे कि किस तरह से दूसरी पार्टीज जो हैं वो प्रायोरिटाइज कर रही हैं अपने खुद के नीड को। तो ये 5 टाइप के आपके नेगोशिएशन अप्रोचेस होते हैं। पहला आता है कॉम्पिटिटिव अप्रोच, जिसमें होता है विन लूज के बारे में, जिसमें कि फोकस करा जाता है विनिंग एट द अदर्स पार्टी एक्सपेंस। तो दूसरे पार्टी की जो एक्सपेंस है उस पर हम लोगों को क्या करना होता है? विन करना होता है सामने वाली पार्टी को। और इसमें क्या यूज़ होता है? हमारा रिसोर्सेज जो होता है वो लिमिटेड यूज़ होता है, तो कि हार्म ना करे हमारे रिलेशनशिप को। सेकेंड है आपका कोलैबोरेटिव अप्रोच, विन विन, जिसमें कि फोकस करता है म्यूचुअल बेनिफिट्स होते हैं और इसमें ट्रस्ट को बिल्ड करा जाता है। दोनों ही पार्टीज़ जो होती हैं आमने सामने वाली, दोनों ही अपने म्यूचुअल बेनिफिट्स को देखती हैं और अपना ट्रस्ट को बिल्ड करती हैं। सेकेंड पॉइंट इसका है कि इसमें क्या देखा जाता है? लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अपना रखने के लिए हमें अपना ट्रस्ट जो होता है वो बनाए रखना होता है, अपने क्रिएटिव सॉल्यूशंस लाने होते हैं। ठीक है, थर्ड आपका आता है नेगोशिएशन अप्रोच में कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच। तो इसमें क्या होता है कि बोथ साइड जो होते हैं वो रीच करते हैं एक ही ग्राउंड पे, ताकि दोनों को ही बेनिफिट हो। इसका सेकंड पॉइंट क्या आएगा कि इसमें क्विक सॉल्यूशन के बारे में, नीड मतलब कि कम टाइम में ज़्यादा सॉल्यूशन आए, इस तरह के अप्रोचेस रखी जाती हैं। 4th पॉइंट आपका आता है कि किस तरह से हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट को, डिले कर सकते हैं अपने नेगोशिएशन को। फिफ्थ आपका आता है अकोमोडेटिंग अप्रोच। तो यहाँ पे क्या होता है? प्रायोरिटाइज करते हैं अदर पार्टीज़ की नीड को ओवर योर ओन। तो हम लोग दूसरे की पार्टीज़ को क्या करते हैं? प्रायोरिटाइज करते हैं अपने खुद को की तरफ। और सेकंड पॉइंट इसका है कि यहाँ पे हम लोग मेंटेन करते हैं अपनी हार्मनी को अनफेयर आउटकम से बचने के लिए। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं क्रिटिकल मूवमेंट इन नेगोशिएशन। तो क्रिटिकल मूवमेंट आर द की टर्निंग पॉइंट्स इन नेगोशिएशन दैट कैन आइदर हेल्प क्लोज द डील और कॉज इट टू द फेल। तो क्रिटिकल मूवमेंट जो कभी कभार निकल के आती है नेगोशिएशन में, बातचीत के दौरान, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे या तो डील को क्लोज कर देगी या फिर फेल हो जाएगा वो डील कंफर्म होने में। ठीक है, पहला आपका जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं, तो फर्स्ट ऑफर जो होता है सेट करता है टोन फॉर नेगोशिएशन, कि किस तरह की हम लोगों की टोन है बातचीत करने की। सेकेंड आता है आपका कि किस तरह की आपकी शो करता है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी को। थर्ड पॉइंट आपका आता है किस तरह से आप दोनों पार्टी में, दोनों ही पार्टीज अगर स्ट्रांगली डिसएग्री कर जाएं तो किस तरह का आपका अप्रोच रहता है, वो देखेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट और डेडलॉक के बारे में। एंड लास्ट आता है आपका क्लोजिंग द डील, तो फाइनल डिसीजन और कमिटमेंट क्या निकल के आया है। तो ये आपके कहीं ना कहीं 4 पॉइंट्स जो कि क्रिटिकल मूवमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं नेगोशिएट करते वक्त। आगे हम पढ़ते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई क्रिटिकल मूवमेंट। तो अब हमें ये क्रिटिकल मूवमेंट्स पता कैसे चलेंगे कि कब प्रॉब्लम आने वाली है। यहाँ पे हम बात करते हैं, पहला आता है वॉच फॉर इमोशनल रिएक्शन। तो कहीं ना कहीं इमोशनल रिएक्शन हमें देखने को मिल जाता है इफ़ समवन बिकम डिफेंसिव और अपसेट। अगर कोई
डिफेंसिव हो रहा है और अपसेट हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं क्रिटिकल मूवमेंट में आ चुका है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपका आता है कि नोटिस करना होता है मेजर डिसीजंस को कि किस तरह से बिग कन्वेंशन तो नहीं ले रहा है, एग्रीमेंट्स में जो बन रहे हैं उसमें अपने पॉइंट्स में अड़ंगन तो नहीं डाल रहा, हमें ये सब देखना होता है, तो वो हमें कहीं ना कहीं हमें क्रिटिकल मूवमेंट देखने को मिलता है। थर्ड पॉइंट आपका आता है पे अटेंशन टू साइलेंस। तो अगर वो साइलेंस हो गया है, एकदम से ही पॉज मार के बैठ गया, तो क्या है यहाँ पे उसको कहीं ना कहीं हेजिटेशन हो रही होगी या फिर डाउट हो रहा होगा, इसीलिए वो कुछ बोल नहीं रहा है, ठीक है, पे अटेंशन। और फोर्थ पॉइंट आपका आता है कि चेंज इन बिहेवियर। अगर आपको बिहेवियर में कोई भी चेंज देखने को मिलता है तो ये कहीं ना कहीं क्रिटिकल मूवमेंट के पॉइंट्स हैं। आगे हम बात करते हैं स्टेजेस टू मैनेज द क्रिटिकल मूवमेंट। हम लोगों को इसे कैसे मैनेज करना चाहिए, अब हम वो देखेंगे। फर्स्ट, स्टे काम एंड प्रोफेशन। तो हमें कैसे होना चाहिए, हमें काम होना चाहिए और प्रोफेशनल होना चाहिए, अपने इमोशंस को नहीं दिखाना चाहिए। सेकंड पॉइंट, रिफ्रेम करना चाहिए इश्यूज़ को, अपना फोकस अपने गोल की तरफ ही रखना चाहिए और अपने इंटरेस्ट की तरफ इधर उधर नहीं डगमगाना है। थर्ड पॉइंट, ओपन एंडेड क्वेश्चन होना चाहिए कि दूसरा पार्टी जो है अपने कंसर्न को शेयर कर सके। फोर्थ पॉइंट जो है आपका, टेक अ ब्रेक इफ़ नीडेड। अगर आपको ब्रेक की ज़रूरत पड़ रही है तो आप ले लीजिए, यहाँ पे रीथिंक करने के लिए या फिर गेन करने के लिए अपने कंट्रोल का हमें पॉज लेना पड़ता है। तो पॉइंट है आपका, फोकस ऑन इंटरेस्ट नॉट पोजीशन। तो अपनी पोजीशन का इस्तेमाल ना करके हमें अपने इंटरेस्ट के बारे में देखना चाहिए, जो कि सबकी इंटरेस्ट सबके लिए बेनिफिटेबल हो। सिक्स पॉइंट आपका कि हमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए अपने अप्रोच की तरफ और अपने डेली मूविंग की तरफ। सेवन पॉइंट आपका आता है कि अपना ट्रस्ट जो अपना बिल्ड है, अपना जो ट्रस्ट आपको वो बिल्ड करके रखना होगा अपने कॉमन ग्राउंड में, ताकि हम लोग अच्छे से कोऑपरेट कर सके सारी कंपनीज़ के साथ। अब हम यहाँ पे देखेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिलेशनशिप बिल्डिंग इन नेगोशिएशन। तो किस तरह से हमारा रोल कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप को लेके हम लोग नेगोशिएशन में किस तरह से पहुँचते हैं। तो हमारा जो गुड कम्युनिकेशन होता है, हमारा जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, वो कहीं ना कहीं एसेंशियल होता है हमारे नेगोशिएशन में। अगर हम लोग कम्युनिकेट कर लेते हैं क्लियरली, तो ये अंडरस्टैंड करने में अदर पार्टी को भी हेल्प करता है और रिड्यूस करता है हमारे कन्फ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट्स को। तो सबसे पहला आता है कि क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रस्ट को बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप अपना अच्छा रखना है तो। थर्ड पॉइंट आपका आता है कि कोलैबोरेटिव ओवर कंपटीशन। तो कंपटीशन के टाइम पे एक पॉजिटिव रिलेशन बनाने के लिए हमें क्या इनकरेज करना पड़ता है, अपना कोलैबोरेशन देना पड़ता है। इंडिविजुअली हमें अपने गेन के बारे में नहीं सोचना होता है, हमें सबका लेकर चलना होता है, अपनी सारे लोगों का, ठीक है, बोथ द साइड जो भी वर्क कर रहे हैं उनका म्यूचुअल बेनिफिट देखना होता है। अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आप नेगोशिएट कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या होना चाहिए, ट्रस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हमारा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इम्प्रूव नेगोशिएशन आउटकम। तो इम्प्रूव करना आना चाहिए हमें अपने नेगोशिएशन आउटकम की। नेगोशिएशन जो भी है वो उसमें क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होना चाहिए एक दूसरे की तरफ, ताकि हमारा बेटर रिजल्ट निकल सके, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग द अदर पार्टी साइकोलॉजी इन नेगोशिएशन। तो वाई व्हेन यू आर नेगोशिएटिंग इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज़ थिंकिंग और फीलिंग। तो अगर हम लोग नेगोशिएशन कर रहे हैं तो क्या ये ज़रूरी है कि हम लोग अंडरस्टैंड करें दूसरे सामने वाले पर्सन के थिंकिंग और फीलिंग के बारे में। हाँ, क्यों ज़रूरी है, अब हम वो देखेंगे। नोइंग देयर नीड एंड वांट्स। तो एवरीवन, उनके नीड्स और उनके वांट्स के बारे में हमें नेगोशिएट करते वक्त सोचना चाहिए, क्योंकि अगर उनका कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है उनके नीड्स और उनके वांट्स के बारे में जानने में, ताकि हमें पता चल सके कि नेगोशिएट करते वक्त कि वो हमारे बारे में क्या अंडरस्टैंड करते हैं, हमारी कितनी केयर करते हैं, ठीक है। इफ़ यू आर नेगोशिएटिंग अ डील, ट्राई टू फिगर आउट इफ़ द अदर पर्सन वैल्यू योर प्राइस, टाइम और क्वालिटी ऑफ द मोस्ट। तो हमें नेगोशिएट करते वक्त क्या पता चलता है सामने वाले के बारे में कि वो हमें किस चीज़ की तरफ हमारी वैल्यू रखता है, प्राइस के टाइम पे, मतलब मनी के लिए, टाइम के लिए या क्वालिटी के लिए, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आपका आता है कि अंडरस्टैंड करना उनकी फीलिंग को क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पीपल जो होते हैं वो कहीं ना कहीं इमोशंस में इफेक्ट कर जाते हैं, हाउ दे नेगोशिएट, ठीक है, कि इमोशन में आके वो किस तरह से नेगोशिएट कर रहे हैं उसके बारे में हमें अंडरस्टैंडिंग होगी। किस तरह से उसकी फीलिंग एंगर में आ जाता है उसके बारे में हमें पता चलेगा, उसके इम्पैक्ट, उसके डिसीजंस के बारे में हमें उससे पता चलेगा। सेकंड पॉइंट आपका आता है अंडरस्टैंडिंग देयर मोटिवेशन। तो पीपल जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं वो बेस्ड होता है उनके उनको मोटिवेट्स करता है, वो उसी तरह से उनकी मनी, सिक्योरिटी, सक्सेस, वो सब किससे होता है, कहीं ना कहीं उसके मोटिवेशन से होता है। इफ़ समवन इज़ मोटिवेटेड बाय फाइनेंशियल गेन, अगर कोई भी अपना फाइनेंशियल गेन की वजह से मोटिवेट है तो वो क्या करेगा, वो बेटर डील की तरफ रीच करने की कोशिश करेगा।
थर्ड पॉइंट आपका आता है फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड। पता चलेगा कि फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड बाय अंडरस्टैंडिंग देयर साइकोलॉजी। अगर हम लोग साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हुए देखें तो उनका जो आइडेंटिफाई करने का तरीका होगा वो कहीं ना कहीं हमें एग्री करेगा और शेयर करेगा। उनके इंटरेस्ट को भी, उनके इंटरेस्ट के बारे में हमें पता चलेगा कैसे, उनके साइकोलॉजी की वजह से, ठीक है। इफ़ बोथ द पार्टीज केयर अबाउट देयर लॉन्ग टर्म सक्सेस, अगर दोनों ही पार्टी अपने लॉन्ग टर्म सक्सेस के बारे में सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फोकस करने को मिलता है, हमें सॉल्यूशंस देखने को मिलता है और दोनों ही अपने बेनिफिट्स के बारे में सोचेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका लास्ट पॉइंट आता है कि अपने ट्रस्ट को किस तरह से हमें बिल्ड करके रखना चाहिए अगर हमें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहना है एक दूसरे के साथ, हमें लॉन्ग टर्म अपना गेन देखना है। तो अ मैथड ऑफ बिल्डिंग ट्रस्ट एंड एम्पैथी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि अगर हम लोगों को अपना लॉन्ग टर्म ट्रस्ट लेकर चलना है, अपना बिल्डिंग ट्रस्ट बनाए रखना है, तो हम लोगों को वो कैसे करना होगा। तो हम लोगों को अटेंशन देना होता है, एक दूसरे के बातों में इंटरप्ट नहीं करना है एक दूसरे के पॉइंट्स को। सेकंड पॉइंट आता है कि एक्नॉलेज करना है एक दूसरे की कंसर्न और उसकी फीलिंग्स को। थर्ड पॉइंट, अपनी इन्फॉर्मेशन को ट्रूथफुली शेयर करें विदाउट एनी ट्रांसपेरेंसी, मतलब कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं होती है, आराम से ट्रांसपेरेंसी अपनी दिखाइए और शेयर करिए अपनी इन्फॉर्मेशन, कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं होती अगर आप अपना ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं तो। हॉनेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अपना अंडरस्टैंडिंग रखो, लिसन एक्टिवली, प्रॉमिसेस जो होते हैं उनको पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप ये चाहते हैं कि आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अच्छा हो। तो अपना ट्रस्ट करना चाहते हैं, अगर अपना बिल्ड करना चाहते हैं ट्रस्ट, तो आपको ये सब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है नेगोशिएशन करते वक्त। अगर हम बात करें ओवरकमिंग कम्युनिकेशन बैरियर्स की, तो बैरियर्स किस तरह आते हैं कम्युनिकेशन करते वक्त, हम इसके बारे में देखते हैं। इट्स लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग, कल्चरल डिफरेंसेस और अनक्लियर लैंग्वेज कैन पॉज अ प्रॉब्लम इन नेगोशिएशन। तो मतलब कि कल्चर को लेकर डिफरेंसेस होना, लैंग्वेज अनक्लियर होना, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारे नेगोशिएशन में। को सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेजेस होनी चाहिए, अपने क्वेश्चंस जो होते हैं वो वहीं का वहीं क्लियर कर लेना चाहिए, अपना डाउट, अपना बहुत ज़्यादा पेशेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंस और ओपन माइंडेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कम्युनिकेशन करते वक्त। हम ये अपना डाउट में क्वेश्चन लेके नहीं चल सकते कि बाद में से क्लियर करेंगे, वहीं का वहीं क्लियर कर लीजिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं हैंडलिंग डिफरेंट बिहेवियर एंड इन्फॉर्मेशन गैप। सो किस तरह से हम लोग डिफरेंट बिहेवियर्स को और इन्फॉर्मेशन गैप्स को हैंडल करते हैं नेगोशिएशन करते वक्त। You are negotiating, you may come across people who are difficult to deal with. They might act stubborn, aggressive और uncooperative. तो अगर हम लोग नेगोशिएशन कर रहे हैं और हम लोग पीपल के साथ अगर हमें डील करने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो उसका प्रॉब्लम क्या होता है, या तो वो स्टबर्न हो गया, या तो वो एग्रेसिव हो गया और अनकोऑपरेटिव होंगे, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं। तो क्या होना चाहिए, स्टे काम होना चाहिए पहली बात तो, कि अपना इमोशनली रिएक्ट नहीं करना है, कितने भी डिफ़िकल्टी में हो अपना इमोशंस छुपा के रखना है, काम होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्लियर होने की ज़रूरत होती है। टेक अ डीप ब्रेथ और कीप योर वॉइस स्टेडी एंड अवॉइड गेटिंग अपसेट और एग्री। तो एग्री और अपसेट होने की ज़रूरत नहीं होती नेगोशिएशन करते वक्त। सेकेंड पॉइंट आपका आता है बी पेशेंट। तो पेशेंस में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर डिफ़िकल्ट बिहेवियर, डिफरेंट बिहेवियर अगर देखने को मिल रहा है, अपने स्ट्रेस को कम करिए, अपने फ्रस्ट्रेशन और मिसकम्युनिकेशन करना ज़रूरी नहीं होता है। अपने आप को एक डीप ब्रेथ लीजिए और उसके बाद अपनी वॉइस को स्टडी करिए, इमोशंस होने की ज़रूरत नहीं होती है। हैंडल इन्फॉर्मेशन गैप। तो सम टाइम अदर पर्सन मे नॉट शेयर ऑल द इन्फॉर्मेशन विथ यू। तो सामने वाला पर्सन क्या करता है, सारी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता है, तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए, ये नेगोशिएशन कहीं ना कहीं ट्रिकी हो जाती है। तो होल्डिंग बैक इन्फॉर्मेशन, हमें पोलाइटली क्वेश्चन करना चाहिए ताकि सामने वाला इंसान हमें क्या कर सके, अपने इन्फॉर्मेशन को अच्छे से दे सके। शेयर योर ओन इन्फॉर्मेशन, अपनी खुद की इन्फॉर्मेशन बतानी पड़ती है ताकि हम सामने वाले की इन्फॉर्मेशन को निकलवा सकें। और लास्ट पॉइंट आता है आपका कि फोकस करना अपने सोल्यूशन पे, ठीक है। तो सोल्यूशन पे फोकस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि पर्सन की बिहेवियर में कहीं ना कहीं बिहेवियर, कम्युनिकेशन, इन सबको देख के नेगोशिएशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती है। तो हमें अपना सोल्यूशन लेके चलना है और सबके बारे में सोचना है, अपनी सारी पार्टीज़ के बारे में, ये नहीं कि हम अपना इंडिविजुअल सोच के चल रहे हैं। तो चलिए गाइस, थैंक यू, बाय बाय। आपका यहीं पे यूनिट 2 ख़त्म होता है।